आज का पहला प्रश्न है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. संविधान का संशोधन संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में शुरू किया जा सकता है। 2. विधेयक को एक निजी सदस्य द्वारा पेश नहीं किया जा सकता है। विकल्प ए केवल एक, बी केवल दो, सी दोनों एक और दो, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, न तो एक और न ही दो। व्याख्या: संविधान संशोधन केवल संसद के किसी भी सदन में शुरू हो सकता है, न कि राज्य विधानमंडल में। इसे मंत्री या निजी सदस्य कोई भी पेश कर सकता है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। आज का अगला प्रश्न है, नलसा बनाम भारत संघ मामला किससे संबंधित है? ए. कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, बी. घरेलू हिंसा, सी. ट्रांसजेंडर, डी. बाल अधिकार। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ट्रांसजेंडर। व्याख्या: यह ऐतिहासिक निर्णय ट्रांसजेंडर समुदाय को कानूनी पहचान और मौलिक अधिकार देने से संबंधित था। सुप्रीम कोर्ट ने तीसरे लिंग को मान्यता दी। अगला प्रश्न है, हेग कन्वेंशन किससे संबंधित है? ए. बच्चा गोद लेना, बी. महिला सशक्तिकरण, सी. अंतर्राष्ट्रीय न्याय, डी. कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बच्चा गोद लेना। व्याख्या: हेग कन्वेंशन अंतर्राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण, इंटरकंट्री अडॉप्शन को सुरक्षित और नियमित करने के लिए है ताकि बच्चों के अधिकारों की रक्षा हो सके। अगला प्रश्न है, नागपुर संकल्प किससे संबंधित है? ए. हरे गलियारे, बी. सार्वजनिक भागीदारी, सी. जैविक खेती, डी. चुनावी सुधार। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सार्वजनिक भागीदारी। व्याख्या: नागपुर संकल्प नागरिकों को सशक्त बनाने और सेवा वितरण सुधारने के लिए अपनाया गया था। इसका उद्देश्य सुशासन को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है, स्पंदन प्रतिक्रिया पहल किस राज्य से संबंधित है? ए. तमिलनाडु, बी. केरल, सी. पश्चिम बंगाल, डी. आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। व्याख्या: आंध्र प्रदेश में यह पहल पुलिस स्टेशनों को नागरिकों, विशेषकर महिलाओं के लिए अधिक सुलभ बनाने हेतु शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के संकेतक कौन कौन से हैं? एक. अल्पपोषण, 2. चाइल्ड वेस्टिंग, 3. बाल स्टंटिंग, 4. बाल मृत्यु दर। विकल्प ए. केवल एक, दो और तीन, बी. केवल दो और तीन, सी. केवल दो, तीन और चार, डी. एक, दो, तीन और चार।
इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। व्याख्या: जीएचआई 4 संकेतकों पर आधारित होता है: अल्प पोषण, चाइल्ड वेस्टिंग, स्टंटिंग और बाल मृत्यु दर। अगला प्रश्न है, आईएलओ की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? ए कृषि क्षेत्र, बी निर्माण क्षेत्र, सी निर्माण व्यापार, डी सेवा क्षेत्र। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र। व्याख्या: आईएलओ की रिपोर्ट के अनुसार गर्मी के तनाव से कृषि क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित होगा क्योंकि इसमें बाहरी कार्य अधिक होता है। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या संभावना 2019 रिपोर्ट के बारे में कथन। 1, यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है। 2, भारत 2027 तक चीन को जनसंख्या में पीछे छोड़ देगा। विकल्प: ए केवल 1, बी केवल 2, सी दोनों 1 और 2, डी न तो 1 और नहीं 2। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी केवल 2। व्याख्या: यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकाशित की जाती है, न कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा। भारत के 2027 तक सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बनने की संभावना है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? ए यूनेस्को, बी यूएनडीपी, सी डब्ल्यूईएफ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, डी यूनिसेफ। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी डब्ल्यूईएफ। व्याख्या: यह इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है और यह जीवन में अवसरों की समानता को मापता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? 1, धर्म सभा, राजा राधाकांत देव। 2, तत्वबोधिनी सभा, रवींद्रनाथ टैगोर। 3, भारत का ब्रह्मा समाज, राममोहन राय। विकल्प: ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए केवल 1। व्याख्या: तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी। रवींद्रनाथ के पिता। भारत का ब्रह्मा समाज केशवचंद्र सेन द्वारा स्थापित। धर्म सभा राजा राधाकांत देव द्वारा स्थापित। अगला प्रश्न है, नबार्ड में भारत सरकार की हिस्सेदारी कितनी है? ए 55%, बी 51%, सी 99%, डी 75%। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 99%। व्याख्या: पहले आरबीआई की हिस्सेदारी थी,
लेकिन अब भारत सरकार की नाबार्ड में 99% हिस्सेदारी है। अगला प्रश्न है, भारत के कुल बाहरी ऋण में सबसे अधिक हिस्सा किसका है? ए दीर्घावधि उधार, बी मध्यावधि उधार, सी लघु अवधि उधार, डी अत्यंत दीर्घावधि उधार। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए दीर्घावधि उधार। व्याख्या, भारत के कुल बाहरी ऋण में सबसे बड़ा हिस्सा दीर्घावधि उधार का होता है, जो स्थिरता को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, रिजर्व ट्रेंच पोजीशन आरटीपी किससे संबंधित है? ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका, सी वर्ल्ड बैंक, डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ। व्याख्या, आरटीपी एक सदस्य देश के कोटा और आईएमएफ के पास रखी उसकी मुद्रा के बीच का अंतर होता है। यह आईएमएफ से तुरंत निकासी की सुविधा देता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय लघु बचत निधि किस खाते का भाग है? ए भारत का समेकित निधि, बी भारत का सार्वजनिक खाता, सी भारत की आकस्मिक निधि, डी प्रधानमंत्री राहत कोष। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी भारत का सार्वजनिक खाता। व्याख्या, एनएसएसएफ को सार्वजनिक खाता माना जाता है और इसका उपयोग राज्यों को ऋण देने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के कुल विदेशी ऋण में सबसे बड़ा हिस्सा किस मुद्रा में है? ए यूएस डॉलर, बी भारतीय रुपए, सी जापानी येन, डी यूरो। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यूएस डॉलर। व्याख्या, भारत के बाहरी ऋण का सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिकी डॉलर में होता है, जो वैश्विक व्यापार की सामान्य मुद्रा है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय केसर मिशन किस योजना के तहत लॉन्च हुआ था? ए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, बी राष्ट्रीय बागवानी मिशन, सी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, डी नेशनल कैश क्रॉप प्रोग्राम। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। व्याख्या, यह मिशन जम्मू कश्मीर में केसर की खेती को बढ़ावा देने के लिए आरकेवीवाई के तहत शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा मुद्रास्फीति विरोधी उपाय नहीं है? ए बैंक रेट बढ़ाना, बी रिजर्व अनुपात बढ़ाना, सी खुले बाजार में प्रतिभूतियां खरीदना, डी क्रेडिट राशनिंग।
इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, खुले बाजार में प्रतिभूतियां खरीदना। व्याख्या: प्रतिभूतियां खरीदने से सिस्टम में धन की आपूर्ति बढ़ती है, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। इसलिए यह मुद्रास्फीति विरोधी उपाय नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में अप्रत्यक्ष कर का सर्वोच्च प्राधिकरण कौन है? ए. सीबीईडी, बी. सीबीडीटी, सी. सीबीईसी, डी. सीबीआईटी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सीबीईसी। व्याख्या: सीबीईसी अब सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स भारत में अप्रत्यक्ष करों का सर्वोच्च निकाय है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से आंकड़े मासिक रूप से जारी किए जाते हैं? ए. डब्ल्यूपीआई, बी. सीपीआई, सी. आईआईपी, डी. उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। व्याख्या: थोक मूल्य सूचकांक, डब्ल्यूपीआई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, सीपीआई और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, आईआईपी सभी मासिक रूप से जारी होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर नहीं है? ए. निगम कर, बी. उत्पाद शुल्क, एक्साइज ड्यूटी, सी. बिक्री कर, डी. सेवा कर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, निगम कर। व्याख्या: निगम कर कंपनियों की आय पर लगाया जाने वाला प्रत्यक्ष कर है। बाकी तीन अप्रत्यक्ष कर हैं।